हाय फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लास बाई एम पटेल पे। ये आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स की हिस्ट्री क्या है। क्योंकि देखिए क्लास 10 तक हम लोग सिर्फ ये समझ के पढ़ते हैं कि हमें पास होना होता है, लेकिन क्लास 12 में सिर्फ आप पास होने के लिए नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके बाद से आपके जो होंगे जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और आपको अपना अपना फील्ड चूज करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि ये जानने के लिए पढ़ना होता है कि आखिर हम एक्चुअली में पढ़ ही क्यों रहे हैं, कोई भी मैथ का चैप्टर आखिर हम उसको पढ़ते क्यों हैं, ये सब आपको जानना पड़ेगा। तो उसको जानने से पहले सबसे ज़रूरी ये है कि हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट सेंचुरी यानी कि प्रथम शताब्दी में क्या हुआ था कि नियामक ज्यामिति की आकृति से इसका उत्पत्ति हुआ था। यानी कि मैट्रिक्स की जो उत्पत्ति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी और नियामक ज्यामिति की एक आकृति से हुई थी। लेकिन उस समय तक लोग उसको एक विधि यानी कि मेथड समझते थे, एक चैप्टर नहीं समझते थे। लेकिन इस पर जो पहला बुक आया था वो आया था दूसरी शताब्दी में, सेकेंड सेंचुरी में आया था। वो भी किस लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में आया था। किस में आया था? चीनी भाषा में आया था। और उस बुक का नाम था गणित कला के 9 अध्याय, यानी कि द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट। सही ना? यानी कि इस विधि का सबसे पहला पुस्तक जो आया था वो आया था चाइनीज लैंग्वेज में और उसका नाम था द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट, यानी कि गणित कला के 9 अध्याय। और इसमें सबसे पहले इसको क्या बिहू के संरचना के रूप में हल किया गया था। किसके रूप में? बिहू के संरचना के रूप में हल किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 1545 यानी कि 1545 में इटली के गणितज्ञ जो थे गिरोलामो कार्डेनो, उन्होंने क्या किया था कि इस विधि को यूरोप में ले जाकर लिखा और उसका नाम रखा अर्स मैग्ना। यानी कि चीनी पुस्तक में से उस विधि को उन्होंने अडॉप्ट किया और यूरोप में ले जाकर लिखा और उसका नाम उन्होंने रख दिया अर्स मैग्ना। कब? 1545 में। याद रखेंगे कि 1545 में ये चीन से आया यूरोप में और ये इटली के एक मैथमेटिशियन थे आपके गिरोलामो कार्डेनो, इन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? अर्स मैग्ना। क्या नाम रखा था? अर्स मैग्ना। इसके बाद 1659 में, ठीक है, 1659 में इसके परिवर्तित रूप को एलिमेंट्स ऑफ कर्व नामक पुस्तक में लिखा गया था। किसमें? एलिमेंट्स ऑफ कर्व्स। कब? 1659 में लिखा गया था इसके परिवर्तित रूप को एलिमेंट्स ऑफ कर्व्स में। इसके बाद 1683 में, कब? 1683 में जापानी मैथमेटिशियन सेकी, किसने? जापानी मैथमेटिशियन सेकी ने गणितीय समीकरण के बहुत सारे प्रश्नों को इसी विधि का यूज करके, किस विधि का? यानी कि ये बिहू संरचना की विधि का यूज करके आपके सेकी ने बहुत सारे गणितीय समीकरण को हल किया था। अभी तक यहाँ तक ये क्या था? एक बस विधि थी, ये कोई चैप्टर नहीं बना था। लेकिन सबसे पहले जो सिल्वेस्टर थे, जिनका पूरा नाम था जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, इन्होंने 1850 में, कब? 1850 में इसे परिभाषित किया था। याद रखेंगे कि मैट्रिक्स की सबसे पहली डिफिनीशन किसने दिया था? तो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने दिया था। किसने दिया था? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने दिया था, 1850 में दिया था। और उन्होंने क्या दिया था परिभाषा? देखिए यहाँ पे, संख्याओं के किसी आयताकार सारणी जिसमें से सारणिक बन सके। क्या बन सके? सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट्स। सारणिक बन सके उसे आबिहू कहते हैं। क्या कहते हैं? आबिहू कहते हैं। सही ना? इसी को इंग्लिश में क्या लिखा गया? अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ नंबर्स दैट मेक्स देम अ डिटर्मिनेंट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। सही ना? और इसको आधुनिक मीन्स अभी मॉडर्न एरा में इसको बोला गया अति सम्मिश्र संख्या का एक रूप है। क्या बोला गया? मैट्रिक्स को अभी बोला जाता है अति सम्मिश्र संख्याओं का एक रूप, यानी कि हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसे दिखाया गया, जिसको सबसे पहले बोला था किसने? मिल्टन ने बोला था 1853 में। लेकिन मिल्टन के बाद जब केली आया 1858 में, तो इन्होंने क्या किया कि पूरे मैट्रिक्स को एक क्रमबद्ध तरीके से सजाकर लिखा और वही मैट्रिक्स आज हम लोग पढ़ते हैं जो चैप्टर के रूप में है। ठीक है,
तो अब मुझे होप कि आप समझ रहे होंगे। तो क्या है कि सबसे पहले याद रखेंगे कि प्रथम शताब्दी में ये हमें मिला था। क्या कब मिला था? तो नियामक ज्यामिति की आकृति से इसका हमें ये उत्पत्ति हुई थी। इसमें पहला पुस्तक यानी कि जब ये विधि के रूप में था उसमें इसमें पहला जो बुक लिखा गया था वो चाइनीज लैंग्वेज में लिखा गया था और उसका नाम था द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट, यानी गणित कला के 9 अध्याय। और उसी मेथड को, चूंकि उस समय तक वो मेथड था, तो उस मेथड को यूरोप के ये इटली के जो गणतज्ञ थे, कौन? आपके गिरोलामो कार्डेनो, उन्होंने से कॉपी करके यूरोप में ले जाकर लिखा अर्स मैग्ना नाम से। किस नाम से लिखा? अर्स मैग्ना नाम से लिखा। और 1659 में इसी का एक परिवर्तित रूप आया, एलिमेंट ऑफ कर्व। क्या आया? एलिमेंट ऑफ कर्व, ठीक है। और 1683 ईस्वी में जापान के जो मैथमेटिशियन थे, सेकी जिनका नाम था, उन्होंने इस विधि का यूज करके बहुत सारे गणितीय समीकरण को हल किया। और सबसे पहले आपका जो 1850 में जो हमारे जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी डिफिनीशन दी थी। याद रखेंगे कि जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर थे, उन्होंने ही सबसे पहले मैट्रिक्स की डिफिनीशन दी थी। और उस समय उन्होंने बताया था कि जो आपका मैट्रिक्स है और संख्याओं के किसी आयताकार सारणिक जिसमें से सारणिक बन सके उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। इंग्लिश में क्या बोला उन्होंने? अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ नंबर्स दैट मेक्स देम आर डिटरमिनेंट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। और अब इसको मॉडर्न में हमें क्या बोलते हैं? इसको बोला गया, यानी कि मिल्टन इसको क्या बोला? अति समिश्र संख्याओं का रूप। क्या बोला? अति समिश्र संख्याओं का रूप, यानी कि द फॉर्म ऑफ हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको 1858 में सबसे पहले फिर केली ने क्या किया? एक क्रमबद्ध तरीके से सजा दिया। तो जो हम आज पढ़ते हैं मैट्रिक्स, वो केली के द्वारा बनाया गया एक चैप्टर है। किसके द्वारा? केली के द्वारा, सही है। अब हम इसका देखते हैं उपयोग। क्या देखते हैं? उपयोग। तो इसका जो उपयोग होता है, ऐसे तो इसका पहले क्या था कि पहले जो इसका उपयोग था वो उतना विकसित नहीं था, संकीर्ण था। लेकिन समय के बढ़ते बढ़ते इसके जो उपयोग के क्षेत्र हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अब इसका उपयोग होता है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स में, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में, समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी में, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, और सम ब्रांचेज इन साइंस यानी कि साइंस के कुछ ब्रांच में भी इसका क्या होता है? उपयोग होता है। इसके अलावा हम लोग इसका ये पॉपुलेशन स्टैटिक्स में भी करते हैं, ठीक है, और ये डेथ मोबिलिटी में भी करते हैं, यानी कि इसके बहुत सारे अभी क्षेत्र है जिसमें इसका उपयोग होता है। तो ये रहा आपका हिस्ट्री ऑफ ये मैट्रिक्स। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं लाइव क्लास से स्टार्ट करूँगा, तो लाइव क्लास से नहीं करने का वजह ये है कि मुझे एक्चुअली में नहीं पता था कि कितने आप लोग प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर इस वीडियो पे कम से कम 10 लाइक्स भी आते हैं तो मैं अगले दिन से ज़रूर लाइव क्लास से स्टार्ट करूँगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि मतलब बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड हैं, ईगर हैं, ठीक है ना। तो आइए कुछ इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। ये हिस्ट्री है और अच्छी है, क्योंकि देखिए अब आप क्लास 10th में नहीं हैं, और क्लास 10th में सिर्फ बच्चों के दिमाग में क्या होता है? हमें पढ़ना होता है, लिखना होता है, बस, और कुछ नहीं। ये नहीं समझते हैं लोग कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग अलजेब्रा क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग नंबर सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जब क्लास 12 में आ चुके हैं तो आपको हर चैप्टर में ये पता होनी चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, इसके पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है। ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा, आप चैप्टर को अच्छा से नहीं समझ सकते और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए किसी भी चैप्टर को पढ़िए तो सबसे पहला उद्देश्य आपको ये होना चाहिए कि आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूजेज क्या है, सही ना। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसे मिटा दूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में मैट्रिक्स काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पे सपोज कि हम 4 दोस्त हैं। कितने? मेरे 4 दोस्त हैं। एक मैं यानी कि मिथिलेश, पंकज, चंदन, खुर्शीद, ठीक ना। ये हमारे 4 दोस्त हो गए, सही है। अब देखिए हम लोग क्या हुआ कि हम लोग गए मार्केट, ठीक है। हम चारों दोस्त गए मार्केट और मार्केट से हमें कुछ सामान खरीदना था।
क्या खरीदना था? मुझे भी खरीदना था पोटैटो, पोटैटो यानी कि आलू, सबको खरीदना था। ओनियन भी खरीदना था यानी कि प्याज, टोमेटो भी खरीदना था यानी कि टमाटर, ठीक है, और लेडीज फिंगर भी खरीदना था यानी कि भिंडी, ठीक है। ये हम चारों दोस्तों को खरीदना था। अब देखिए मेरे घर से जो लिस्ट मिला था उसमें ये था कि मुझे जो पोटैटो लेना था वो लेना था 2 kg, ओनियन लेना था वो 3 kg, टमाटर 1 kg और लेडीज फिंगर 2 kg। लेकिन पंकज को लेना था कितना? पोटैटो 3 kg, ओनियन 1 kg, टोमेटो 2 kg और लेडीज फिंगर 1 kg। चंदन को कितना लेना था? पोटैटो 1 kg, ओनियन 3 kg, टोमेटो 2 kg और लेडीज फिंगर 5 kg, ठीक है। खुर्शीद को कितना लेना था? टोमेटो 3 kg, ओनियन आपका ये 2 kg, टोमेटो 5 kg और लेडीज फिंगर 2 kg। ये हमारे घर से लिस्ट मिला हुआ था। अब एक बात बताइए, अगर मुझे इस पूरे डाटा को सिर्फ एक जगह लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आप कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो आपने एक्सेल पढ़ा होगा, तो एक्सेल जो क्या है, एक्सेल इज आल्सो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक्सेल एक्चुअली में मैट्रिक्स है, एक फॉर्म है, जैसे हम लोग जो भी बनाते हैं ना अपना सीट, वो क्या है एक्चुअली मैथमेटिक्स ही होता है। आपके जो नंबर्स आते हैं, जो आपके नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब देखिए तो हमें सबसे इजी क्या होगा कि हम ऐसे लिस्ट में आते हैं, यहाँ लिख देते हैं पोटैटो और यहाँ लिख देते हैं हमारा ओनियन, यहाँ लिख देते हैं टोमेटो और यहाँ लिख देते हैं लेडीज फिंगर, सही है। चलिए अब मुझे बताइए, मुझे कितना लेना था पोटैटो? मुझे पोटैटो लेना था 2 kg। चना कितना लेना था? पंकज को 3 kg। चना कितना लेना था? 1 kg और खुर्शी को कितना लेना था? 3 kg। हो गया। अब देखिए ओनियन मुझे कितना लेना है? तो मुझे ओनियन लेना है आपका 3 kg, ठीक। चंदन पंकज को कितना? 1 और ये चंदन को कितना? 3 और खुर्शी को कितना? 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया? टोमेटो, तो मुझे टोमेटो कितना चाहिए था? 1 kg, सही है। और ये पंकज को कितना चाहिए था? 2 kg और चंदन को कितना चाहिए था? 2 kg और खुर्शी को कितना चाहिए था? 5 kg, सही है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ देखिए मुझे अब लेडीज फिंगर कितना चाहिए था? तो मुझे चाहिए लेडीज फिंगर 2 kg, सही है। पंकज कितना चाहिए? 1 kg। चंदन को कितना चाहिए? 5 kg, क्योंकि वो अधिक खाता है भिंडी। और खुर्शी को कितना चाहिए? 2 kg। देखिए तो एक डाटा बन गया, और इसी डाटा को जैसे हम क्या करेंगे, सबको हटाकर यहाँ लिख देंगे A और यहाँ लिखेंगे ऐसे और ऐसे, एक रेक्टेंगुलर लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 2 5 3 2 5 2। ये क्या बन गया? यही बन गया आपका मैट्रिक्स, हुआ ना। तो क्या समझ में आपको मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स क्या है? एक्चुअली में मैट्रिक्स जो है वो अरेंजमेंट है आपके नंबर का, सही है ना। इजी है ना। बस क्या करना है? डाटा को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? डाटा को कन्वर्ट करना है। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें, रो होता है, कॉलम होता है, टाइप्स मैट्रिक्स होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको पसंद हो तो, अगर कम से कम 10 लाइक्स आते हैं इस पर तो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा इसका, अन्यथा अगर आप ईगर नहीं होंगे तो सोचेंगे, सही है। चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।